अ, हमारी क्लासेस एक हफ्ते से डिले हो चुकी है। रीज़न उसका यही है कि मैं एक नोन नेटवर्क एरिया में था। अब आपको डेली एक एक क्लास आपको रेगुलर अवेलेबल होती रहेगी। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 हमारा लास्ट पार्ट है। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होने के बाद हम पहले चैप्टर नंबर 2 का पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे। देन चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के हम कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अभी जो हमारे स्टडी मेट में जो टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस दे रखे हैं, अभी 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 हम उसको यहीं पे कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 के चैप्टर नंबर 2 के साथ करेंगे। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, जो आपके एमटीपी आरटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये जो भी सब होंगे आपके चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 के आपके एक साथ करेंगे। तो आज की क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं आपका एक वैल्यू चेन अप्रोच फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमको कैसे मिल सकता है। आइदर हमारा हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमको मिल सकता है या तो हमको लो कॉस्ट एडवांटेज हो, लो कॉस्ट स्ट्रेटजी लगाएं, या फिर हम डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी लगाएं। दूसरा है हमारा विजन मिशन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तीसरा है आपका रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये जो टू टॉपिक है ना, एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो दो टॉपिक है ना, ये दोनों टॉपिक आपके लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीस्ट इंपॉर्टेंट मतलब इससे ना आपको कोई भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आपको इससे या तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है कि आप विजन मिशन ऑब्जेक्टिव ऑफ एंड स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट बता दो, या फिर रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट बता दो। आपको केस स्टडी बेस्ड से इसका कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। सेकंड थिंग आज हम, और थर्ड थिंग हमारा जो फोर्थ थिंग जो हमारा कवर होगा वो हमारा वो क्वेश्चंस कवर होंगे टीवाईके के टेस्ट नॉलेज के प्लस केस स्टडी। आईसीआई की केस स्टडी आती है जिसमें सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं चैप्टर वाइज। मैं जो आपको दूंगा ना केस स्टडी प्लस क्वेश्चंस का एक ब्रीफ आइडिया दूंगा। आपको क्या करना है ना, आपको खुद सॉल्व करना है, वो खुद सॉल्व करना है। जो आपके स्टडी मटेरियल में जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल में जो आपका पूरा ब्रीफ में आपका पूरा लिखा हुआ है, आप उसको एक डिटेल रीड करोगे। प्लस आप हाईलाइटर से उसको सिर्फ उतने ही पोर्शन को, जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसको ही सिर्फ आप हाईलाइट करोगे। और जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे ना, आप उसको नोटबुक पे लिख के करोगे। तो आपकी नोटबुक कैसे बनेगी? नोटबुक बनेगी आपकी, समरी बनेगी, समरी नोट्स बनेंगे आपके किस बेसिस से? आपकी समरी बनेगी बेस्ड ऑन स्टडी मटेरियल के बेसिस पे। स्टडी मटेरियल के बेसिस पे आपके समरी नोट्स बनेंगे। प्लस उसमें क्या होगा, आपके सॉल्व क्वेश्चंस होंगे, सॉल्व क्वेश्चन। और आप ना अवॉइड करना रिपीटेटिव क्वेश्चंस करने का। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं, मतलब बस नाम चेंज कर दिया, वैल्यू चेंज कर दी, बस इतना चेंज कर दिया। अगर आपने एक बार अच्छे से कर लिया, उसको एक बार अपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, आप उसको अवॉइड कर देना कि आप उसको रिपीटेटिव करके मतलब दोबारा करो। थर्ड जो होगा ना, जो लास्ट थिंग जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के जो क्वेश्चंस है ना वो साथ में आएंगे टुगेदर। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। चैप्टर नंबर 1 में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 2 में क्वेश्चंस हैं। तो 2 के क्वेश्चंस के संग चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और हम कोशिश यही करेंगे कि एक साथ 2 चैप्टर के क्वेश्चंस हम लेके चलें, जिससे कि हमारी मोर और लेस 10 to 12 हाँ 12 क्लासेज अप्रोक्स हमारी क्वेश्चंस की होंगी। बाकी हमारी सारी क्लासेस कॉन्सेप्ट की होगी। जो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हम कौन कौन से कवर करेंगे? हम कवर करेंगे मई 18 से लेके दिसंबर 21 तक के सारे अटेम्प्ट के क्वेश्चन, प्लस आरटीपी, प्लस एमटीपी, प्लस केस स्टडी डाइजेस्ट, प्लस आपका एडिशनल जैसा भी आईसीआई ने स्टूडेंट जनरल में भी दे दिया था, स्टूडेंट जनरल में भी क्वेश्चंस दिए थे। तो जहाँ पे भी आईसीआई के क्वेश्चंस होंगे हम उसको कवर करेंगे। प्लस हमारा ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल में जो जो रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे हम उसको भी यहाँ पे कवर करेंगे। मैं आपको उसका एक पूरे कंपाइलर दूंगा उसका। उस कंपाइलर में सब कुछ होगा कि पहला आपका स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस होंगे, देन आपके आरटीपी, एमटीपी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आपके प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस होंगे, ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल के, प्लस उसके बाद आपके अदर क्वेश्चंस होंगे।
तो इस 4 फॉर्मेट में आपके सारे क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे। आप उस क्वेश्चन बैंक को भी कर लेंगे तो आपका हर तरफ से वेटेज कवर हो जाएगा। प्लस आप तो आपको लास्ट में किस चीज़ पे अपना बिलीव रखना है, आपको जब आप लास्ट में प्रिपेयर करेंगे तो आप अपने समरी नोट्स पे एक तो भरोसा रखो, प्लस आप स्टडी मटेरियल पे भरोसा रखो, प्लस जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं या फिर आपका कोई भी अदर क्वेश्चन बैंक है आपने उसको सॉल्व करा हुआ तो उस पर भरोसा रखो। आपको ज़्यादा मटेरियल, आप जितना मटेरियल आप अपने पास रखोगे वो आपके लिए मैशअप ही क्रिएट करेगा, इसलिए ट्राई टू अवॉइड एक्सेस मटेरियल। तो आज हम जो करने जा रहे हैं, आज हमारा बस ये 3 टॉपिक हैं, सॉरी 3 टॉपिक प्लस चौथा हमारा क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं पीछे। एक बार अब हम पूरा उस पर आते हैं अपने बुक पे। नाउ हमने अभी पीछे वाली क्लास में पढ़ा था कि वैल्यू चेन हम मार्केट में स्टैंड करने के लिए 2 चीज़ से हम स्टैंड कर सकते हैं, सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मार्केट में स्टैंड करने के लिए आप 2 स्ट्रेटजी लगाओगे, इधर आप डिफरेंशिएट करोगे या फिर आप लो कॉस्ट दोगे। इस टॉपिक का नाम था आपका सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सुपीरियर परफॉर्मेंस आपकी दूसरे लोगों से सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दूसरे लोगों के ऊपर आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। नाउ आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है तो आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऐसे तो होगा नहीं कि मार्केट में 50 रुपये किलो में मिल रहा है और आप खरीद के ले आओगे। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपना खुद को एनालाइज करना पड़ेगा कि हम क्या ऐसा करें कि हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाए। फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो आप क्या करोगे, आप वैल्यू चेन अप्रोच लगाओगे। वैल्यू चेन अब हमने शुरू में पढ़ लिया था। एक ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल एक्टिविटीज़ करती है जिसमें वो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ भी करती है और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ भी करती है। तो आप वैल्यू चेन एनालिसिस करोगे तो उसमें क्या फाइंड करोगे कि आपकी क्या वैल्यू एडेड एक्टिविटी और क्या आपकी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है आप उसको ख़त्म करोगे, आपको उसको एलिमिनेट करोगे, जिससे कि आपका क्या बचेगा, आपकी कॉस्ट बचेगी, आपके रिसोर्सेज बचेंगे, आपकी क्वालिटी इंक्रीज़ होगी, आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा, आपकी मार्केट ग्रोथ होगी, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। तो आप वैल्यू चेन एनालिसिस करके कितना बेनिफिट ले सकते हो, हर एक एंगल से आप कॉस्टिंग में बेनिफिट ले सकते हो वैल्यू चेन एनालिसिस करके। तो आपको अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए तो आप क्या करोगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को आप असेस करने के लिए आप क्या करोगे, वैल्यू चेन अप्रोच का यूज़ करोगे। वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। द वैल्यू चेन मॉडल कैन बी यूज बाई बिजनेस टू असेस द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो इसमें यही बोल रहा है कि वैल्यू चेन मॉडल जो है ना वो बिजनेस यूज़ करता है, किस लिए, असेस द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कंपनीज मस्ट नॉट ओनली फोकस ऑन द एंड प्रोडक्ट सर्विस बट ऑल्सो ऑन द प्रोसेस एक्टिविटी। ज़रूरी नहीं है कि आपका क्या प्रोडक्ट बन रहा है। टाटा मोटर्स की अगर एक कार बन के जा रही है तो वो सिर्फ यही नहीं है कि कार ही जा रही है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये कार जिस प्रोसेस से बन के आ रही है क्या वो सारे प्रोसेस सही हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा हो जिसपे बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही हो। लेट सपोज इसकी हमको कॉस्ट अभी पड़ के आ रही है 9 लाख रुपीज़, लेकिन पर एक्चुअल में बीच में एक ऐसी प्रोसेस हो रही है जिस पर 3 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं और वो कुछ वैल्यू ऐड ही नहीं कर रही है। इट मीन्स वो 3 लाख रुपए सस्ती हो जाएगी, यानी कि 6 लाख रुपीज़ की वो कार हो जाएगी। 6 लाख रुपीज़ की वो 6 लाख रुपीज़ की वो कार हो जाएगी। 6 लाख रुपीज़ की वो आपकी कार हो जाएगी। तो इट मीन्स वो मार्केट में क्या है, अभी मार्केट में बहुत सारे लोगों को जो प्राइस सेंसिटिव बायर हैं उनको क्या दिख रहा है कि मार्केट में अभी 9 लाख रुपए की है, लेकिन टाटा मोटर्स अपनी इंटरनल प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज़ को अगर देखेगा तो उससे उसे क्या पता चलेगा कि वो हम लोग ना 3 लाख रुपए हम ना फ्री फंड में हम लोग खर्च कर रहे हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो एलिमिनेट करेंगे और मार्केट में अपने आप को, एक तो कॉस्ट उनने कम करी प्लस उनकी क्वालिटी भी मेंटेन हो गई, क्योंकि आप नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ पे जो भी रिसोर्सेज लगा रहे हो, जो भी कुछ भी कर रहे हो, तो उस पर क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेस से अब जब आपका प्रोडक्ट जाता है, जब आपकी कोई भी चीज़ जाती है तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो उससे क्वालिटी भी डिग्रेड हो सकती है। क्वालिटी आपकी इंक्रीज़ हो गई प्लस आपका मार्केट शेयर बढ़ गया, क्यों, क्योंकि प्राइस भी 9 लाख से 6 लाख हो गया, प्लस आपकी मार्केट में ग्रोथ हो गई, क्यों, क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट को एक चीपर रेट पे अपने सब्सिट्यूट प्रोडक्ट से
कंपिटिट करा दिया, प्लस आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल गई। तो मल्टीपल थिंग होगी। अगर आप सिर्फ एंड प्रोडक्ट को ही ना देखो, सिर्फ उसके साथ साथ आप क्या क्या देखो, आप प्रोसेसेस को भी देखो और एक्टिविटीज़ को भी देखो involved in creation of these product service. The value chain approach can be used to better understand the competitive advantage in the following. वैल्यू चेन अप्रोच कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को कैसे फॉलो कर सकता है, कैसे क्या कहते हैं कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ला सकता है वैल्यू चेन अप्रोच। असेसिंग द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, अब इसमें तीन दे रखा है, इंटरनल कॉस्ट एडवांटेज, इंटरनल डिफरेंशिएशन एडवांटेज और वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस। इंटरनल कॉस्ट बात सुनते ही इंटरनल कॉस्ट हमको समझ में आ गया, ये हमारा हमको डायरेक्ट कर रहा है लो कॉस्ट एडवांटेज पे। इंटरनल डिफरेंशिएशन ये हमको फोकस करा रहा है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी पे, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी पे। और वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस ये बिल्कुल अलग है, इसको हम ना बिल्कुल अलग ही डील करेंगे। अभी हम पहले ये डील करेंगे इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस से और इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस से। अब इसको हम कैसे करके डील करेंगे एक बार इसको पहले देख लेते हैं। वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस बिल्कुल अलग से ही डील करेंगे, वो पीछे की दो स्ट्रेटजी से नहीं है, पूरा लेना देना है लेकिन बट डायरेक्ट लिंकेज नहीं है उसका। इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस, organization can use the value chain analysis to understand the cost of processes and activities and identify the source of profitability. The following steps are generally used to carry out an internal cost analysis. ये कुछ स्टेप्स दे रखे हैं जिसके बेसिस पे आप इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस कर सकते हो। 1 2 3 4 5 5 स्टेप दे रखे हैं। क्यों दे रखे हैं? इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस क्यों करना है, क्या ज़रूरत पड़ी? इससे आपका क्या पता चलेगा कि आप अंडरस्टैंड कर पाओगे द कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड एक्टिविटी, क्या कॉस्ट लग रही है, किस किस प्रोसेस पे क्या कॉस्ट लग रही है, ठीक है ना। अब एक बार स्टेप देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे कौन कौन सी ऐसी प्रोसेसेस हैं जो फर्म को वैल्यू करा रही हैं। क्या करना है आपको, सबसे पहले टाटा मोटर्स क्या करेगी, उन सारी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करेगी। टाटा मोटर्स की एनुअल रिपोर्ट में आ गया कि एल्ट्रोस का प्राइस 9 लाख की जगह 6 लाख होना चाहिए मार्केट के अनुसार, मार्केट के अकॉर्डिंग। अब टाटा मोटर्स क्या करेगा, टाटा मोटर्स सीधा कॉस्ट तो कम नहीं कर देगा कि भाई वो 9 लाख की पूरी कॉस्ट लगा रहा है देन उसके बाद 6 लाख पे उसको लेके आ रहा है और 3 लाख का अपना सीधा सीधा लॉस बियर कर रहा है, ऐसा तो नहीं करेगा। तो उसको कॉस्ट कम करने के लिए क्या करेगा, वो पहले प्रोसेसेस को जानेगा और एक्टिविटीज़ को जानेगा टू अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस एंड एक्टिविटी। उसके बाद क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा फर्म की वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस, कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस हैं जो फर्म में वैल्यू क्रिएट कर रही हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन विच फर्म आइडेंटिफाई इट्स वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस। ट्रेडिशनली बिजनेस organize themselves into various costs, revenue and profit center. The business are also organized on a functional structure with different layer of hierarchy. These type of classification of organization does not help firm to understand the contribution of each activity. The key is to classify activity to understand their true contribution, जो true contribute कर रही है to the firm's competitive advantage. Example, firm might have distinctive advantage in their procurement process or inbound logistic. तो इसका मतलब सीधा सीधा यही हो गया कि आप ना वाली प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करो जो फर्म में वैल्यू क्रिएट कर रही है। आपको ना बिल्कुल इसका क्या है, ये आपको बिल्कुल डिक्टो याद नहीं करना है, ये आपको बिल्कुल डिक्टो याद नहीं करना है। आपको क्या बिल्कुल डिक्टो याद करना है जो एग्जाम में लिखना है, सिर्फ इतना। इसके बाद ना आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप इसको अपने वर्ड्स में एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिफाई द फर्म्स वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस, जो प्रोसेसेस फर्म के लिए वैल्यू क्रिएट कर रही हैं आप उसको पहले आइडेंटिफाई करोगे और जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ हैं उसको भी आइडेंटिफाई करके उसको एलिमिनेट करोगे। उसके बाद क्या करोगे, आप डिटरमाइन करोगे क्या, द पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कि भाई हर एक प्रोसेस पे कितना कितना टोटल कॉस्ट आ रही है, और सर्विस, ठीक है ना, पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस एट्रीब्यूटेबल टू ईच वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस। लेट सपोज अगर टोटल कॉस्ट उसकी आ गई 6 लाख आ गई, तो ज़रूरी नहीं है ना कि 6 लाख वो पूरा सिर्फ प्रोक्योरमेंट पे लग रही है, वो प्रोडक्शन पे भी लग रही है, वो डिस्पैच पे भी लग रही है,
वो हैंडलिंग पे भी लग रही है, हैंडलिंग दोनों, रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लस फिनिश गुड हैंडलिंग। तो आपको ना आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि किस किस एक्टिविटी पे कितनी कितनी कॉस्ट बियर हो रही है, किस 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 एक्टिविटी पे कितनी कितनी कॉस्ट लग रही है। तो इसमें यही बोला हुआ है, डिटरमाइन द portion of total cost of the product or service attributable to each value creating processes. The next step to trace or assign cost and asset to each value creating process identify. जो आपने आइडेंटिफाई करा है उस पर सब कुछ असाइन कर दो. A company might use estimate to assign cost to the value creating activities. The cost of support activity must be allocated to get a full picture of cost. आपको प्राइमरी एक्टिविटीज़ के साथ साथ ना वैल्यू चेन एनालिसिस में हमने क्या देखा था, प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जो जो प्रोसेस हो रही है आपकी, हमने देखा था इनबाउंड है, ऑपरेशन है, आउटबाउंड है, मार्केटिंग सेल्स है, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड देन सर्विस है। देन उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आती थी, उसमें आती थी फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स। तो इस तरीके से मल्टीपल एक्टिविटीज़ से सेकेंडरी उसमें भी आती थी, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में भी। तो आपको सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटीज़ की नहीं, साथ साथ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की भी कॉस्ट को, सपोर्ट एक्टिविटीज़ को भी आपको एलोकेट करना पड़ेगा टू गेट द फुल पिक्चर ऑफ द कॉस्ट। एग्जाम्पल, ERP सिस्टम माइट रिड्यूस द इनबाउंड लॉजिस्टिक कॉस्ट विद प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट बट वुड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ IT फ्रंट। आप ERP सिस्टम यूज़ करते हो तो आपको इनबाउंड लॉजिस्टिक की कॉस्ट कम हो जाएगी और आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, पर साथ ही साथ आपकी IT कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। अनलेस सच कॉस्ट आर आइडेंटिफाई एंड एलोकेटेड द एनालिसिस वुड नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर। मैनी ऑफ द प्रोसेसेस आइडेंटिफाई मे बी इंस्ट्रूमेंटल फॉर अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उसके बाद क्या करना है, आपने क्या करा, आपने पहले वैल्यू एडिंग एक्टिविटी फाइंड कर ली, उन पर कॉस्ट कितनी लग रही है वो भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब कॉस्ट तो आइडेंटिफाई कर ली, अब कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको ड्राइवर तो निकाल लो कि कौन सी कॉस्ट का कितना लग रहा है। आपने जैसे लेट सपोज अगर आपने आउटबाउंड लॉजिस्टिक की, अगर आपने डिस्पैच की कॉस्ट निकाली, आउटबाउंड लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट निकाली है, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा ना कि कितनी यूनिट पर आप यूनिट पे चार्ज करेंगे उसको, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, या फिर कितने किलोमीटर कितना प्रोडक्ट जा रहा है, तो उस हिसाब से आप चार्ज करोगे। तो आप फिर क्या करोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे कॉस्ट ड्राइवर। The company identify the factor which drive cost. A change in cost driver lead to change in the overall cost. अगर आपका cost driver change हो गया तो आपकी total cost भी change हो जाएगी. Next step of internal cost analysis is to identify the factor or cost determinant for each value creating process. Once the factor driving cost are identified, एक बार cost driving factor आपको पता चल गया, business can assign priority in its cost management activity. Management accounting system may not reveal the causes or factor for the insignificant individual cost. The use of single output of volume measure to assign cost can also be a misleading at time. इसमें देखो यही बोला गया है कि जो अपना सिंगल आउटपुट और वॉल्यूम मेजर जो करते हो ना, उस बेसिस पे कि वॉल्यूम बेसिस पे आप अपनी कॉस्ट को एलोकेट कर देते हो, वो मिसलीडिंग हो सकता है। Multiple cost driver usually provide more useful information and analysis. The companies are using activity-based costing to gain a better understanding of the resources consumed and costs incurred for certain activities. तो आपने तीन स्टेप कर लिए। पहला, आपने फर्म की वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस निकाल ली। देन आपने क्या करा, आपने टोटल कॉस्ट को एलोकेट कर दिया। देन आपको थर्ड क्या करा, आपने ईच कॉस्ट ड्राइवर फाइंड कर लिया। फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप लिंक निकाल रहे हो। तो अब ये तीनों स्टेप के बाद आपके पास चौथा स्टेप आता है, आइडेंटिफाई द लिंक बिटवीन द प्रोसेसेस। अब आपको जो भी प्रोसेस हो रही है ना, उसके बीच में आपको लिंक आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या लिंक्स हैं बीच में। द वैल्यू चेन एनालिसिस कंसिडर्स इंडिविजुअल वैल्यू एक्टिविटीज एज सेपरेट एंड डिस्क्रीट। हाउएवर द However, the individual activities are not independent and are not expected to function in silos. Most activities within a value chain are interdependent, and linkage between the various activities might impact the total cost. The total cost improvement program in one value chain may lower or increase cost in other processes. An increase in automation might reduce the manpower cost but would also increase the technology cost. देखो, आइडेंटिफाई द लिंक इन बिटवीन द प्रोसेस क्या है। देखो, मल्टीपल जब प्रोसेसेस होती है ना, तो कोई भी प्रोसेस ना साइलोज में नहीं होती। साइलोज मतलब इंडिविजुअल नहीं होती, अकेले अकेले नहीं होती।
वो एक चेन ऑफ एक्टिविटी होती है या फिर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती है। इसमें लिखा हुआ है ना कि नॉट इंडिपेंडेंट, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। कैसे? कि भाई आप किसी मशीन का यूज़ कर रहे हो तो आपकी मैन पावर कॉस्ट कम हो जाएगी। इन अ सेम पैरेलल इन अ सेम पैरेलल्स आपकी टेक्नोलॉजी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ना सारी एक्टिविटीज़ इंटर रिलेटेड है, कोई भी अलग नहीं है। आपकी एक कॉस्ट कम होगी तो दूसरी, इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी दूसरी कॉस्ट बढ़ जाए, या फिर वो दूसरी कॉस्ट बढ़े लेकिन उस रेट से ना बढ़े, उतनी ना बढ़े। तो आपको ना लिंक फाइंड करना पड़ेगा, जिससे कि क्यों फाइंड करना पड़ेगा? क्योंकि एक एक्टिविटीज़ की कॉस्ट ना दूसरे पे इम्पैक्ट करेगी, तो इससे टोटल कॉस्ट भी इम्पैक्ट होगा। आपने डिसीजन ले लिया कि हम मैन पावर को यूज़ नहीं करेंगे, हम उसकी जगह मशीन को यूज़ करेंगे, लेकिन वहाँ पे आगे चल के पता चलता है कि आपको सॉफ्टवेयर लगाने पड़ रहे हैं, आपको इतनी ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, आपको आपकी उल्टा कॉस्ट बढ़ गई, आपकी कॉस्ट घटाने की जगह आपकी कॉस्ट टोटल बढ़ गई। तो आपको लिंक फाइंड करना पड़ेगा पूरे एक्टिविटीज़ में। लास्ट आ जाता है आपका इवेल्युएट द अपॉर्चुनिटी फॉर अचीविंग रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज। फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करनी है। ट्रेडिशनली फर्म एंड बिजनेसेस हैव अडॉप्टेड अक्रॉस द ब्रॉड कॉस्ट रिडक्शन सच एन अप्रोच एग्जाम्पल रिड्यूस कॉस्ट अंडर ऑल हेड्स बाई 15%। पहले बोल देते थे कि भाई आपको ना सारे हेड्स में सब चीज़ में 15% सारी कॉस्ट को रिड्यूस करना है। इससे क्या होता था? डज नॉट सॉल्व द एक्चुअल प्रॉब्लम एज द कॉस्ट आर नॉट रिड्यूस स्ट्रेटेजिकली। इससे कॉस्ट कोई ना स्ट्रेटेजिकली रिड्यूस नहीं हुई। इससे क्या हुई? आपने ज़बरदस्ती कॉस्ट को कम करा दिया, कहीं ना कहीं वो दूसरी जगह हैम्पर करेगा, क्वालिटी में हैम्पर करेगा, मार्केट में हैम्पर करेगा। सच एन अप्रोच माइट लीड टू फोर्सफुल रिडक्शन ऑफ कॉस्ट इन सर्टेन एरिया लाइक मार्केटिंग विच माइट इम्पैक्ट द सेल्स। उससे क्या होगा? सेल्स भी इम्पैक्ट हो जाएगी। Certain activities provide a larger opportunity for reducing costs, while other activities might require that costs are incurred at current level or maybe at a higher level. कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो आपको सामने से बोलती हैं आगे कि भाई हमको रिड्यूस कर लो, हम आपकी कॉस्ट को कम करा सकते हैं। और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो चाहती हैं कि या तो हम हमको करंट लेवल पे उसको मेंटेन करके रखो या फिर उसको बढ़ाओ, जिससे कि हम आपको अच्छा रिजल्ट दें। Using the value chain approach, a company goes beyond simple across broad cuts and attempts to lower cost and improve efficiency with each value creating process. ये इसमें लाइन इंपॉर्टेंट है। वैल्यू चेन अप्रोच से आपको क्या मिलेगा? वैल्यू चेन अप्रोच को यूज़ करने से कंपनी गोज बियॉन्ड सिंपल अक्रॉस द ब्रॉड कट्स। जो सिंपल अक्रॉस द ब्रॉड कट्स होते हैं ना कि भाई 15% घटा दो, जो सिंपली आप बोल देते, पहले ऑर्गेनाइजेशन में बोल दिया जाता था कि 15% सब कुछ को सबको ख़त्म कर दो, उससे आप बियॉन्ड जाओगे, आगे जाओगे। एंड अटेम्प्ट्स टू लोअर कॉस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी विद ईच वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस। आप हर वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस में आप क्या करोगे? आप अटेम्प्ट करोगे लोअर कॉस्ट लाने की और एफिशिएंसी को बढ़ाने की। Reducing process input cost often means negotiating lower wages or moving production to the countries with cheaper labor cost. Supplier might be willing to drop their prices if the company negotiate long-term contract. Companies also use buyer-seller partnership to gain advantage in cost, quality, टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी, डिलीवरी एंड टेक्नोलॉजी। ये ना मेथड्स दे रखे हैं कि आप ना कैसे करके प्रोसेसेस में क्या, किस किस प्रोसेसेस में कैसे करके आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हो, कैसे करके आप रिड्यूस कर सकते हो। तो हमने इसमें 5 हमने वो फैक्टर जाने कि आप इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस करोगे। क्यों? क्योंकि आपको प्रोसेसेस में से वैल्यू एडेड प्रोसेसेस को आपको आइडेंटिफाई करना है। अब जब आप वैल्यू एडेड प्रोसेस आइडेंटिफाई कर लोगे देन उसके बाद आपको क्या पता चलेगा कि आपको उसकी टोटल कॉस्ट पता करनी है कि टोटल कॉस्ट क्या है। आप टोटल कॉस्ट पता करने के लिए कैसे करोगे? आप सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करोगे कि आपकी वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेसेस क्या है। जब आपको वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस पता चल जाएंगे तो आप उसका टोटल कॉस्ट जानोगे कि जो जो हमारी वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस हैं, टाटा मोटर्स की जो वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस हैं उसमें से वो जानेंगे कि कौन कौन सी किस किस वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेसेस पे क्या क्या कॉस्ट आ रही है। उसके बाद क्या करेंगे? वो एलोकेट कर देंगे उन सारी कॉस्ट को, एट्रीब्यूट कर देंगे ईच वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस पे। उसके बाद वो करेंगे कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई। कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करने के बाद फिर वो निकालेंगे उसके बीच में लिंक कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस फाइंड कर ली, हमने कॉस्ट को भी एट्रीब्यूट कर दिया, हमने कॉस्ट ड्राइवर भी फाइंड कर लिया, लेकिन ऐसा तो नहीं है
कि पर्टिकुलर एक एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस दे के हमने उसकी कॉस्ट को तो कम कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं आगे चल के किसी दूसरी एक्टिविटी पे हमारी कॉस्ट बढ़ जाए। उसके बाद आप अपॉर्चुनिटी फाइंड करोगे, किस लिए? टू अचीव अ रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज। रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज, आप अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे हो रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज लेने के लिए, ना कि आप ज़बरदस्ती कॉस्ट को कम करोगे। जहाँ जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी आप वहाँ वहाँ कॉस्ट एडवांटेज लेते जाओगे, आप ज़बरदस्ती कॉस्ट को कम नहीं करोगे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, certain activities might provide a larger opportunity for reducing costs, while other activity might require that costs are incurred at current level or maybe at a higher level। तो आपको जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप वहाँ वहाँ कॉस्ट कम करते जाओगे। इससे आपको क्या पता चलेगा? आपकी कॉस्ट कम होगी। इस सारी प्रोसेस को इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस करने से आपको क्या मिलेगा? आपकी कॉस्ट कम होगी। कॉस्ट कम होगी, आपकी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ हट जाएंगी। जब आपकी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आपका प्रोडक्ट, आपका प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, आपका प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट भी रिड्यूस हो जाएगा। जब आपका प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रिड्यूस हो जाएगा तो आपकी मार्केट में शेयर इंक्रीज हो जाएगा, आपकी मार्केट ग्रोथ ऊपर होगी। कंपटीशन में आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले पाओगे, तो ये इसके एडवांटेज आ जाएंगे। नाउ इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस, हमने ये तो फाइंड कर लिया कि इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस कैसे करना है, तो हमने प्रोसेसेस को फाइंड करना है। नाउ इंटरनल differentiation analysis, companies can also use value chain analysis to create and offer superior differentiation to the customer। वो डिफरेंशिएशन वाली बात आ गई ना, वो क्रिएट करेंगे और ऑफर करेंगे सुपीरियर डिफरेंशिएशन टू द कस्टमर। द फोकस इज ऑन इम्प्रूविंग द वैल्यू परसीव्ड बाई कस्टमर। इनका फोकस क्या है? वहाँ पे हमारा पहले वाले में इंटरनल कॉस्ट वाले में हमारा क्या फोकस था कि हमको प्रोसेसेस फाइंड करनी है और उसकी कॉस्ट को हमको जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले हम कम करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है कि जो हमारा कस्टमर है ना, उसको हमको क्या देना है? वैल्यू, जो उसको वैल्यू मिल रही है ना वो इम्प्रूव हो, perceived by the customer on the company's product and service offering। The firm must identify and analyze the value creating process and carry out a differentiation analysis। तो सबसे पहले आप वही काम करोगे कि भाई कस्टमर के एंगल से आप देखो कि कस्टमर को क्या क्या एक्टिविटीज़ हम ऐसी कर रहे हैं, क्या क्या हम प्रोसेस ऐसे कर रहे हैं जिससे कि कस्टमर को वैल्यू मिल रही है। तो पहला ये है आइडेंटिफाई द कस्टमर्स वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस। कस्टमर को जो वैल्यू क्रिएट कर रही है सिर्फ उसी को आपको आइडेंटिफाई करना है। जो वैल्यू क्रिएट ही नहीं कर रही है आप उसको एलिमिनेट करोगे। द कंपनी मस्ट आइडेंटिफाई वेरियस एक्टिविटी इन इट्स वैल्यू चेन which are undertaken to deliver product services to its customer। Differentiations come from the way various activities are performed and the way in value chain is structured। उसके बाद जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन सी वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस है कस्टमर के लिए, इसमें ये देख रखा है ना, कंपनी मस्ट आइडेंटिफाई वेरियस एक्टिविटी इन इट्स वैल्यू चेन विच आर अंडरटेकन टू डिलीवर प्रोडक्ट सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। जो अंडरटेक हो रही है, जो करी जा रही है, किस लिए? डिलीवर प्रोडक्ट करने के लिए, सर्विसेज देने के लिए, किसको? कस्टमर को। डिफरेंशिएशन कम फ्रॉम द वे वेरियस एक्टिविटीज आर परफॉर्म एंड द वे इन विच वैल्यू चेन इज स्ट्रक्चर। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप क्या है इसका? इवेल्युएट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी फॉर इन्हांसिंग कस्टमर वैल्यू। अब आप इवेल्युएट करोगे क्या डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी हम लगाएं जिससे कि हमारी कस्टमर की वैल्यू जो है वो इन्हांस हो जाए। कस्टमर को जो प्रोडक्ट मिल रहा है, जो सर्विस मिल रही है, उसकी वैल्यू जो इन्हांस हो जाएगी, क्या डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी से क्या वो इन्हांस हो जाएगी? तो आपको इवेल्युएट करना है क्या? इवेल्युएट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी फॉर enhancing customer value। The company seeks to evaluate various strategies which could enhance the customer value। The strategy which a company can implement to enhance the customer value are superior feature in product। तो आप डिफरेंशिएशन कैसे ला सकते हो कि आप अपने प्रोडक्ट में एक सुपीरियर फीचर लेके आ जाओ जो किसी में नहीं है। एप्पल में आप एक ऐसा सुपीरियर फीचर लेके आ जाओ जो किसी और में नहीं है, लाइक प्रीमियम कार्स, रोल्स रॉयस, फोन्स एक्सेट्रा। दूसरा, यूज़ इफेक्टिव मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एग्जाम्पल ऑन टाइम डिलीवरी। आप कस्टमर को ऑन टाइम डिलीवरी दे दो। जैसे कि पिज़्ज़ा, दो जाइंट हैं मार्केट में पिज़्ज़ा के,
फर्स्ट डोमिनोज एंड सेकंड इज पिज़्ज़ा हट। डोमिनोज की स्ट्रेटजी है, अगर आप 30 मिनट्स में आपको पिज़्ज़ा आपको डिलीवर नहीं हुआ तो आपको पिज़्ज़ा फ्री। कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर ट्राई करेगा कि मैं 30 मिनट्स में अगर मुझे पिज़्ज़ा मिल गया तो वो मेरी कॉस्ट है, अदरवाइज़ वो मेरे लिए फ्री है। तो एक ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगाई, इससे क्या हुआ, आपकी तरफ कस्टमर अट्रैक्ट हुए। तीसरा क्या है हमारा, एक्सलेंट कस्टमर सर्विस। एग्जाम्पल, टाइमलीनेस ऑफ रिपेयर्स एट इफेक्टिव कॉस्ट, क्लीनलीनेस एट द होटल्स एक्सेट्रा। आप कस्टमर को ना जो सर्विस दे रहे हो ना वो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। चौथा है उसका, हैविंग अ सुपीरियर ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज ही बहुत ज़्यादा है, लाइक एप्पल, गूगल, टाटा, ऑफरिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो अभी हमने इसमें दो स्टेप देख लिए कि पहला अपना उन सारी प्रोसेसेस को निकालो जो फर्म कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करनी है। उसके बाद आप डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी को फाइंड करो कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो कस्टमर की वैल्यू को एनहांस कर दे। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप है आपका, डिटरमाइन द बेस्ट सूटेबल सस्टेनेबल डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। आप ऐसी एक डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी को अपनाओ जिसके बेसिस पे आप सस्टेन कर जाओ, आप उसके बेसिस पे सस्टेन कर जाओ। द एक्टिविटी विच कुड एनहांस डिफरेंशिएशन मस्ट बी आइडेंटिफाइड। अ कंपनी मस्ट आइडेंटिफाई दोज स्ट्रेटजी विच कुड क्रिएट सस्टेनेबल प्रोडक्ट सर्विस डिफरेंशिएशन। द सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजी मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। हमने दोनों निकाल लिया कि फर्म लो कॉस्ट एडवांटेज पे हमारा क्या है, कि लो कॉस्ट एडवांटेज हम कैसे ले सकते हैं। आप अपने प्रोसेसेस को जान लो, उसकी कॉस्ट को जान लो, जो नॉन वैल्यू एडिटेड है उसको उठा के फेंको, जो वैल्यू एडिटेड है उस पर काम करते जाओ, उसको एलोकेट करो, उसका कॉस्ट ड्राइवर निकालो, उसका लिंक बिठाओ, उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी कहीं पे मिले उसको कम करते जाओ। हमने डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी भी देख ली, इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस, इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस, हमने ये दो देख ली। नाउ हमारी बारी आती है इंटरनल लिंकेज एनालिसिस। इंटरनल लिंकेज एनालिसिस को हम देखने के लिए एक बार हम थोड़ा शीट पे चलते हैं, वहाँ से पूरा बताते हैं। देखो ये फर्म है, फर्म क्या है, पहले फर्म से पहले एक हम कहते हैं, ये जो आपकी लाइन होती है ये होती है आपकी वर्टिकल लाइन। हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस। तो वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस क्या होता है, ये आपकी एंटिटी है। आप क्या कर रहे हो, ऊपर से तो सामान ले रहे हो, ये ऊपर आपके सप्लायर हैं, और नीचे आप सामान दे रहे हो किसको, कस्टमर को। तो आपका इनसे भी लिंक है, आपका इनसे भी लिंक है, ठीक है ना, आपका इनसे भी लिंक है और आपका इनसे भी लिंक है। तो आप क्या करोगे, इसका एनालिसिस करोगे। कैसे एनालिसिस करोगे, कि आप सप्लायर से फाइंड करोगे कि सप्लायर आपको क्वालिटी वाइज सामान अच्छा दे, आपको प्राइस कम दे, आप क्या कहते हैं डिस्काउंट ज़्यादा ले पाओ। तो आप ये फाइंड करोगे, और नीचे कस्टमर के क्या फाइंड करोगे, कस्टमर को टाइमली प्रोडक्ट डिलीवर हो, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट डिलीवर हो, मार्केट में ग्रोथ हो, मार्केट का शेयर इंक्रीज हो। तो आप ये चीज़ आइडेंटिफाई करोगे। तो वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस क्या है, कि आपको ना आगे और पीछे दोनों तरफ देखना है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेनी है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई सप्लायर आपको सामान दे रहा है पर ज़्यादा रेट पे दे रहा है। तो आपको वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस करनी पड़ेगी, जिससे आपको जिसको आपको पता चलेगा कि अच्छा एक सप्लायर जो हमसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है, हम उसको हटाएंगे और ऐसे सप्लायर को लेके आएंगे जो सेम प्रोडक्ट सेम क्वालिटी का हमको कम रेट पे दे रहा है। इससे क्या होगा, हमारा कॉस्ट कम होगा, हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, ठीक है ना। अब एक बार हम वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस देख लेते हैं, छोटा सा है ये वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस, थ्योरी टॉपिक है। A company generates competitive advantage not only through linkage of internal process से बात नहीं बनेगी within a firm, but also through linkage between a firm's value chain and debts of a supplier or users। जो वैल्यू चेन में जो सप्लायर्स और यूजर्स हैं उनसे भी आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है। अब वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस इंक्लूड ऑल अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज थ्रू आउट द इंडस्ट्रीज। द एनालिसिस encompasses activities beginning at source of raw material and ending at the final delivery of the product to the customer। कहाँ से चालू हो रहा है, सप्लायर के रॉ मटेरियल से,
और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कस्टमर के एंड डिलीवरी तक। अ कंपनी मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉट ओनली इट्स इंटरनल वैल्यू चेन बट ऑल्सो ऑफ द इंडस्ट्री वैल्यू चेन। अपनी इंटरनल वैल्यू चेन के साथ साथ इंडस्ट्री की वैल्यू चेन का भी आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री में क्या है। अ कंपनी माइट नॉट कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज़, कंपनी सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती। टाटा मोटर्स कार असेंबल कर सकती है लेकिन टायर नहीं बना सकती। टाटा मोटर्स टाटा स्टील बनाती है बट टाटा मोटर्स स्टील नहीं बना सकती। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको दूसरे लोगों से सामान लेना पड़ेगा। अ कंपनी माइट नॉट कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज इन द एंटायर वैल्यू चेन ऑफ एन इंडस्ट्री, हैंस इट माइट नॉट बी इन अ पोजिशन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉस्ट एंड रेवेन्यू फॉर ईच प्रोसेस बीइंग कैरिड आउट इन द इंडस्ट्री। तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई क्या कॉस्ट चल रही है इंडस्ट्री में, क्या इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं पाएगी। However, such information is necessary for firm to carry out vertical linkage analysis। लेपर उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन जरूरी है जिससे कि वो उसके थ्रू वो वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस कर पाएगा। भाई टाटा मोटर्स अगर किसी और से स्टील ले रहा है तो उसको स्टील का रेट पता होना चाहिए ना, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा रेट में वो स्टील परचेस कर रहा हो। A company must identify the cost driver for each of the process in the value chain of the industry as done in the case of the internal value chain analysis. A company must identify and evaluate the opportunities for sustainable competitive advantage after carrying out a industry value chain analysis। देखो इंटरनल वैल्यू चेन एनालिसिस हमने सीख ली। आपका इंडस्ट्री वैल्यू चेन एनालिसिस आपका यही है कि आपको आगे भी देखना, पीछे भी देखना है, आपको आगे भी देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कि पीछे से कोई सप्लायर ज़्यादा चार्ज कर रहा है या फिर किस क्वालिटी का, मतलब ओवरऑल आपको पीछे भी देखना है और आगे भी देखना है। आपको इंडस्ट्री में आपको इंडस्ट्री इंटरनल वैल्यू चेन के साथ साथ इंडस्ट्री वैल्यू चेन एनालिसिस भी करना है। अब ये कार वाली कंपनी का एग्जांपल आ गया। अ कंपनी मैन्युफैक्चर कार यूजिंग वेरियस कंपोनेंट चेजेस स्टीयरिंग व्हील टायर्स एक्सेल्स एक्सेट्रा। द कंपनी डज नॉट मैन्युफैक्चर ऑल द कंपोनेंट इन हाउस and are purchased from the third party supplier. The company focuses on assembly line which is its core competency. However, certain parts which are critical to the car are manufactured in-house. This is a strategic choice to gain competitive advantage. भाई कोई पार्ट ऐसा है कि आप बना सकते हो, बना लो, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है, आपको बाहर से खरीदने में इतना मिल रहा है, आप अपने पास बनाओगे आपको सस्ते में पड़ रहा है, आप अपने पास बना लो, इससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। इन अनदर केस अ कंपनी कोड आइडेंटिफाई दैट देयर इज अ वर्चुअली नो कनेक्शन इन अ पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ द वैल्यू चेन। इन सच अ केस it is less likely that a company might get a competitive price for the component it purchase. If there is only a single battery manufacturer, the car company might end up paying higher prices. Such a situation could lead to competitive disadvantage. A company might carry out negotiation with its supplier after an analysis of industry value chain. This generally happens when company observe that certain section of value chain is charging एक्सेसिव मार्जिन। देखो जहाँ बात मोनोपोली की आ जाती है ना, वहाँ तो फिर बात ही खत्म हो गई। अगर कोई बंदा मोनोपोली क्रिएट करके बैठा हुआ है और वो दूसरा मार्केट में कोई प्लेयर ही नहीं है, वो आपसे 500 के 5000 भी मांगे आपको देना पड़ेगा, तो अब वहाँ आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले नहीं सकते। हाँ आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हो अगर आप उसके साथ साथ अगर खुद भी बना सकते हो समथिंग, कुछ ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है कि बस एक ही बंदा बना रहा है, तो आपको लेना पड़ेगा। वहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात ही नहीं है, वो एक्सेसिव मार्जिन चार्ज कर सकता है। तो हमने इससे पहले हमने क्या देखा था, हमने सबसे पहले बात चालू हुई थी हमारी कि हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सुपीरियर परफॉर्मेंस और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे ले सकते हैं। हम लो कॉस्ट से ले सकते हैं और डिफरेंशिएशन से ले सकते हैं। तो भाई हमने ये जाना कि डिफरेंशिएशन तो ले सकते हैं, लो कॉस्ट से तो ले सकते हैं, लेकिन लो कॉस्ट आएगा कैसे। लो कॉस्ट आएगा, आप अपने प्रोसेसेस को जानो और उसकी कॉस्ट को जानो, आप उसके प्रोसेसेस को जानो, आप उसकी कॉस्ट को जानो। अच्छा डिफरेंशिएशन कैसे आएगा, आप डिफरेंशिएशन को जानो, कैसे जानोगे कि भाई डिफरेंशिएशन में आपका होगा कि आप फर्म की वैल्यू कस्टमर की वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस क्या है, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी को आप इवेल्युएट करो, फिर उसमें से जो बेस्ट लगे आप उसको सिलेक्ट करो, अब वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस करो, इससे आपको क्या मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। तो ये पिछले कितने पेज हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पेज ना सिर्फ आपके ये बताते हैं कि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिलेगा। आपको लो कॉस्ट से मिलेगा, डिफरेंशिएशन मिलेगा। लो कॉस्ट कैसे आएगी, आप अपने प्रोसेसर को जानो, ये सब करो।
आपको डिफरेंशिएशन कैसे मिलेगा? आप कस्टमर की वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस को जानो, आप डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी को एनालाइज करो, बेस्ट जो सस्टेनेबल हो उसको सिलेक्ट करो, वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस करो। तो ये दोनों टॉपिक इंटर रिलेटेड है, ये दोनों टॉपिक इंटर रिलेटेड है। जब हम रिवीजन करेंगे ना, तो रिवीजन में हम सारे टॉपिक्स को इस तरीके से ही पूरा इंटरलिंक करके चलेंगे, जिससे कि हमारा रिवीजन भी बहुत स्मूथली हो जाए और हमारे कॉन्सेप्ट भी जल्दी जल्दी कवर हो जाए। नाउ हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद मतलब इतना रेलिवेंट नहीं है ये, एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। अ कंपनी मिशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज रीजन टू बी। इट सीक्स एन आंसर द क्वेश्चन वाई डज अ कंपनी एग्जिस्ट, कंपनी क्यों एग्जिस्ट करती है। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर्पज एंड हेल्प इन एड्रेसिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। what kind of product services will the company offer, किस काइंड का प्रोडक्ट और सर्विस कंपनी ऑफर करना चाहती है, ये कंपनी का विजन है, वो सॉरी ये कंपनी का मिशन है, ठीक है ना। विच इज़ द प्राइमरी मार्केट फॉर इट्स ऑफरिंग, किस प्राइमरी मार्केट को आप, किस मार्केट को आप ऑफर कर रहे हो, आप क्या ऑफर कर रहे हो, किस मार्केट को ऑफर कर रहे हो। व्हाट टाइप ऑफ कस्टमर डज द कंपनी सिक्स टू टारगेट, किस टाइप के कस्टमर को आप टारगेट करना चाहते हो। वॉट इज़ द एरिया ऑफ ऑपरेशन, किस एरिया में आप काम करना चाहते हो। इट माइट ऑल्सो इंक्लूड अ स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एंड मेजर गोल्स। कंपनीज मिशन स्टेटमेंट मस्ट बी कस्टमर फोकस एंड नॉट अ प्रोडक्ट फोकस। कस्टमर फोकस होना चाहिए कंपनी का मिशन स्टेटमेंट। भाई लेट सपोज आर्मी का मिशन है कि उसको टेररिस्ट को ख़त्म करना है, ठीक है ना। तो उनका मिशन स्टेटमेंट है कि उनको टेररिस्ट को ख़त्म करना है। तो किसी कंट्री पे अटैक करना वो तो नहीं है ना, उनका टारगेट तो नहीं है ना, लेकिन उनको टेररिस्ट को ख़त्म करना है। अब वो टेररिस्ट किसी भी कंट्री से हो सकता है, ठीक है ना। तो आर्मी का मिशन स्टेटमेंट है कि वो कस्टमर फोकस है, आर्मी का मिशन स्टेटमेंट है कि वो टेररिस्ट फोकस है, ना कि किसी कंट्री फोकस। ओके। अब कंपनी का विजन क्या हो सकता है। कंपनी विजन इज़ व्हाट कंपनी वुड लाइक टू अचीव, कि कंपनी ये अचीव करना चाहती है कि अभी यहाँ है और 5 साल बाद वो यहाँ पे होना चाहती है कि उनकी 500 आउटलेट्स हों, ये सब हो। अ विजन स्टेटमेंट मस्ट बी चैलेंजिंग एंड जनरली स्टेट्स एन एम्बिशियस फ्यूचर। अ गुड विजन स्टेटमेंट मस्ट मोटिवेट एम्प्लॉय एंड मैनेजर टू वर्क टुवर्ड द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अब सबके सामने डाल दो कि क्या कहते हैं कि 500 हम स्टोर, जब हम 500 आउटलेट्स अपने खोल लेंगे तो सबकी सैलरी को हम 100% इंक्रीज कर देंगे, तो हर किसी में एक मोराल आ जाएगा कि जल्दी से करो, जल्दी जल्दी हो, कैसे हो। अब नाउ ऑब्जेक्टिव, हमने मिशन स्टेटमेंट देख लिया, हमने विजन देख लिया। अब कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव इज प्रिसाइज एंड मेजरेबल फ्यूचर स्टेट दैट अ कंपनी वांट्स टू अचीव। कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, इन सबको विजन को लगा के, मिशन को लगा के क्या अचीव करना चाहती है। द पर्पज ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट इज टू स्पेसिफाई वॉट नीड्स टू बी डन इन ऑर्डर टू अटेन द कंपनीज विजन और मिशन। क्या कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है कि विजन और मिशन को वो अचीव कर ले, ऐसा क्या ऑब्जेक्टिव है। द फंडामेंटल पर्पज ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इज टू अलाइन द विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। कंपनी स्ट्रेटेजी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग अ सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। As discussed earlier, a competitive advantage is achieved by product differentiation and cost leadership. Strategic cost management is hence closely linked to the vision, mission, and objective of the company. Management accounting draws on simple mode of microeconomics and assume that cost is primary function of ओनली वन कॉस्ट ड्राइवर। सिर्फ एक ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये समझता है कि सिर्फ एक ही कॉस्ट ड्राइवर होता है कि जो भी टोटल कॉस्ट है डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, नेमली आउटपुट वॉल्यूम, total number of units. Strategic cost management, on the other hand, builds upon Richard's model of economics of industrial organization and acknowledges that cost is driven by multiple factors that are interrelated. मल्टीपल फैक्टर से आप क्या कहते हो कॉस्ट को ड्राइव कर सकते हो जो आपस में इंटर रिलेटेड है। इन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, इफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अ ब्रॉड फोकस विच पोर्टर्स कॉल्स द वैल्यू चेन। वैल्यू चेन की बात पोर्टर ने चालू करी। It is a strategic tool used to analyze internal firm activity. It's a goal recognize which activities are the most valuable that are source of cost differentiation advantage to the firm and which one could be improved to provide competitive advantage. Cost leadership can be achieved through technique like target costing. Target costing हमारा चैप्टर नंबर होगा हमारा
चैप्टर नंबर होगा हमारा 6। टारगेट कॉस्टिंग हमारा होगा चैप्टर नंबर 6। सॉरी, टारगेट कॉस्टिंग हमारा चैप्टर नंबर 6 नहीं होगा, चैप्टर आई थिंक चैप्टर नंबर 2, 3, 4। इसमें से पहले पहले क्या होता था, पहले चैप्टर होते थे आपके 12। एक चैप्टर को रिमूव कर दिया तो वो एक चैप्टर आगे पीछे हुआ है, एक बार देख लेंगे, आपका आगे ही है। इसी मॉड्यूल में आपका टारगेट कॉस्टिंग आ जाएगा, इसी मॉड्यूल में आपका टारगेट कॉस्टिंग। Product differentiation is directly proportional to market movement and changing business requirement. Strategic cost management is not a fine science, but requires careful analysis of how strategic management concept provide positive or adverse reaction to each element of value chain. Positioning, decision, and cost driver. The art in doing this is working out strategies which have the most preferential cost benefit. This is the overlap between the three different type of strategic cost management analysis technique, which can be related back to executional, structural, and organizational cost. Each type of analysis is aimed at establishing where cost benefit can be achieved through strategic choice managers मेक्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो ये विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट जो है ना आपका, ये सिर्फ आपको रीड कर लो, ये इसमें सिर्फ कोई रेलिवेंस नहीं है। एग्जाम में इसका क्वेश्चन बना तो डायरेक्ट बनेगा, और क्वेश्चन जो बनेगा ना वो डायरेक्ट क्वेश्चन इसी बेसिस पर बन जाएगा कि आपने जो चैप्टर नंबर 1 का पूरा जो पढ़ा है ना वो पूरा उसका समरी बता देता है इसमें, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ड्रॉबैक थे तब वो हमने कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस लेके आए, हम कैसे ले सकते हैं, हम कैसे क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे ले सकते हैं, हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं, सोर्स ऑफ कॉस्ट और डिफरेंशिएशन एडवांटेज, कॉस्ट लीडरशिप कैन बी अचीव थ्रू टेक्निक लाइक टारगेट कॉस्टिंग। तो पूरे चैप्टर का ना ये समरी है एक तरह से, इसका कोई वेटेज वगैरह नहीं है, और ये एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाएगा। आप इसको एक बार सिर्फ रीड कर लोगे, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि विज़न स्टेटमेंट क्या होता है, मिशन स्टेटमेंट क्या होता है, और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जो आप ITS में अच्छे से पढ़ के आ रहे होगे। मिशन स्टेटमेंट, Satya Nadella, CEO of Microsoft, has expressed his disappointment with the mission statement of Microsoft, said by Bill Gates years ago, which was to put a computer on every desk and in every home. According to Satya Nadella, this mission statement has some limitation. This mission statement has finite goal, which the company has achieved now to drive the company forward and force it to innovate beyond a traditional statement. Mr. Satya Nadella proposed a new mission statement to empower every person and every organization on the planet to achieve more. प्रीवियस मिशन स्टेटमेंट वॉज फोकस ऑन द प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट पे था कि हर घर में और हर जगह पे हर हर डेस्क पे एक सिस्टम होना चाहिए। बट इन टुडेज वर्ल्ड द कंप्यूटर हैज़ कॉम्पैक्टेड टू लैपटॉप, आईपैड और स्मार्टफोन। अब ज़रूरी नहीं ना कि कंप्यूटर ही होना चाहिए, आज की डेट में आप कंप्यूटर की सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, आईपैड वगैरह क्या कहते हैं टैब में यूज़ कर सकते हो, आप लैपटॉप में यूज़ कर सकते हो, आप स्मार्टफोन में यूज़ कर सकते हो। मिस्टर सत्या नडेला चेंज द फोकस ऑफ मिशन स्टेटमेंट फ्रॉम प्रोडक्ट फोकस टू कस्टमर फोकस। हमने यहीं भी पढ़ लिया था कि हमारा जो स्टेटमेंट जो होना चाहिए ना वो कस्टमर फोकस होना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट फोकस। अब रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्या रोल है? द मैनेजमेंट अकाउंट इज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड द रेसिडेंट एक्सपर्ट ऑन कॉस्ट एनालिसिस, cost estimation, cost behavior, standard costing, profitability analysis by product, customer और distribution channel, profit variance analysis, financial analysis। पहले ये सब चीज़ करता था मैनेजमेंट अकाउंटेंट ट्रेडिशनली, कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर लिया, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस निकाल लिया, कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को फाइंड आउट कर लिया, प्रॉफिट वेरिएंस एनालिसिस निकाल लिया, फाइनेंशियल एनालिसिस कर लिया। लेकिन बट टुडे मैनेजमेंट अकाउंटिंग मस्ट ऑल्सो ब्रिंग स्किल्स इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में उसको भी स्किल्स लानी पड़ेंगी, बेंच मार्किंग में भी, री इंजीनियरिंग में भी, टारगेट कॉस्टिंग में भी, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में भी, इकोनॉमिक वैल्यू एनालिसिस में भी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में भी, वैल्यू चेन एनालिसिस में भी। वैल्यू चेन एनालिसिस इज अ टीम एफर्ट, वैल्यू चेन एनालिसिस टीम एफर्ट है, इंडिविजुअल बंदा नहीं कर सकता। मैनेजमेंट अकाउंटिंग नीड्स टू कोलैबोरेट विद इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विस प्रोफेशनल to focus on the strengths, weakness, opportunity, and threats identified in the value chain analysis result. By championing the use of value chain analysis, the management accountant enhance the firm's key value
एंड डेमोन्स्ट्रेट द वैल्यू ऑफ द फाइनेंस स्टाफ टू द फर्म ग्रोथ एंड सर्वाइवल। इसमें सीधे सीधे ये बोल रहा है, पहले मैनेजमेंट का अकाउंटिंग ये सब काम करता था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, आपका वेरिएंस एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, लेकिन आज की डेट में उस मैनेजमेंट अकाउंटेंट को हर चीज़ में, इनफैक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में, आपका बेंच मार्किंग में, आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, इसमें भी आप उसको आगे बढ़ना होगा और उसको समझना होगा कि क्या कहते हैं, इन सब की भी क्या ज़रूरत है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी और सर्वाइवल भी लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन कर पाएगी। ये आपके बोले उसकी समरी है। नाउ अब आपके क्वेश्चन हैं, इसमें दे रखे हैं आपके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। दोनों क्वेश्चंस की मैं बता दूंगा आपको रीडिंग, और दोनों क्वेश्चंस किस बेसिस पे हैं आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है, टॉपिक भी लिखा होगा कि एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे है और एक है आपका वैल्यू चेन एनालिसिस पे, ठीक है ना। इसके बाद आपके लास्ट में आते हैं, ये इसके आंसर दे रखे हैं, आपको ये खुद पढ़ने होंगे। देन आपके आते हैं केस स्टडीज़, ठीक है ना। ये केस स्टडीज़ भी हम अभी अभी हम डील करेंगे, केस स्टडीज़ को हम पढ़ेंगे और उसका बताएंगे। तो अभी हम इसके टेस्ट और नॉलेज के अभी एक बार पहले हम देख लेते हैं हमने क्या क्या करा है। हमने वैल्यू चेन एनालिसिस अप्रोच फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखा, ये आपका उसी से ही जुड़ा हुआ था। इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस, डिफरेंशिएशन एनालिसिस, वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस, ये 3 हमने देखे थे जो आपकी सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से लिंक थे। देन आपका विजन मिशन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट देखा और रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट देखा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एग्जाम में आपकी बहुत ही ज़्यादा बुरी किस्मत हुई तब ये टॉपिक बिल्कुल डायरेक्ट पूछ सकता है, अदरवाइज कंपलसरी क्वेश्चन में पूछेगा नहीं। पूछेगा भी तो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 के उसमें 4 नंबर में वो भी कोई एक पूछेगा, और वो भी उसका भी मतलब इतना चांस है 0.00000001% चांस है कि एग्जाम में ये चीज़ पूछ सकता है इन दोनों टॉपिक से। देन हमने डिसाइड करा था कि हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे TYK के प्लस केस स्टडीज़ के। नाउ हम क्वेश्चंस को एक बार हम रीड कर लेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं आपको क्या कराऊंगा, मैं आपको ब्रीफ आइडिया दूंगा, आपको खुद सॉल्व करना होगा कि ये क्या क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं नोटबुक में। जो केस स्टडी बेस होगा आपको केस स्टडी बेस को यहीं पे पढ़ोगे। देखो इसमें ये कह रहा है कि एक वायरलेस कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है क्या, मोबाइल फ़ोन। कंपनी क्या कर रही है, हर ऑपरेट्स इन मार्केट सेगमेंट दैट इज़ डायनेमिक, जो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव मार्केट आ गया और आपको क्या लेनी है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेनी है, एंड कंज्यूमर सेंट्रिक है। मार्केट इज ब्रॉडली फ्रेगमेंटेड इनटू दोज कस्टमर हु आर प्राइस कॉन्शियस, बात खत्म। जो प्राइस कॉन्शियस हैं, जो प्राइस को लेकर मरते रहते हैं, और वो क्या चाहते हैं, सिर्फ बेसिक फीचर फ़ोन चाहते हैं वो और दूसरे बंदे ऐसे हैं एंड दोज वो आर टेक्नोलॉजी सेवी वांटिंग, जो बिल्कुल टेक्नोलॉजी में घुसे हुए हैं, उनको बस टेक्नोलॉजी चाहिए, प्राइस अब कुछ भी चार्ज करो। वांटिंग टू ट्राई इट आउट द लेटेस्ट ऑफरिंग, वायरलेस मैन्युफैक्चरिंग फोन्स दैट कैटर टू बोथ दिस सेगमेंट। अब इसके बाद 2 फ़ोन है, इसके पास 2 फ़ोन्स हैं, एक तो मोबाइल ए है और एक है इसके पास मोबाइल जेड। मोबाइल ए के पास क्या है ना, वो बेसिक फीचर है डेटा कंज्यूमर रिक्वायर्ड फ्रॉम अ फ़ोन, जो कंज्यूमर को, जो हर कस्टमर को चाहिए जो एक फ़ोन में। इट इज़ मार्केटेड टू अट्रैक्ट द प्राइस कॉन्शियस कस्टमर। देयर आर मैनी अदर मैन्युफैक्चर who have a similar product offering to this market. मोबाइल जेड ऑफर्ड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फीचर एंड अट्रैक्टिव डिज़ाइन। मोबाइल जेड जो है ना, वो लेटेस्ट फीचर, लेटेस्ट डिज़ाइन, अट्रैक्टिव डिज़ाइन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फीचर, ये सब के साथ आता है। वायरलेस है इन्वेस्टेड सस्टेन substantial amount in the research and development that has resulted in mobile Z having many unique features. It is marketed to attract customer willing to try out newer product. The research has also yielded results whereby a large section of mobile design of a mobile A and Z can be standardized to have a similar component and engineering. This would enable wireless to enter into segment with its supplier to provide component just in time based on the production schedule.
With this change, the quality of mobile is expected to improve, thereby improving the sales of a optic manifold. Online shopping has given customer complete across to the price of phone offered by different manufacturers. This channel shopping contributes to almost 70% of sales. Huge discounts by its rivals have has forced wireless to reduce the price of mobile A. मतलब दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है मोबाइल ए पे। वहाँ वो जेड पे डिफ्रेंशिएशन लेकर बैठा हुआ है, बात तो ठीक है। वो डिफरेंशिएशन जेड जो जेड उसका मोबाइल है जिसमें वो टेक्नोलॉजी है, यूनिक फीचर है, यूनिक डिज़ाइन है, उस पर तो वो डिफरेंशिएशन कर लेगा। उसके बेसिस पे वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आगे लेके चला जाएगा, प्राइस चार्ज ज़्यादा प्राइस चार्ज कर लेगा, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ले लेगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या कर रखा है, उसने क्या कर रखा है, सब्सटेंशियल अमाउंट लगा रखा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। ठीक है ना। अब लेकिन पर दिक्कत आती है, जो ए फ़ोन है ना, उस पर कस्टमर क्या कहते हैं, जो राइवलरी कंपनीज है वो डिस्काउंट दे रही हैं ज़्यादा ही। यूज डिस्काउंट बाई इट्स राइवल्स हैज़ फोर्स वायलेट्स टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ मोबाइल ए एज वेल. This has stretched its profit margin. Various cost reduction measures have been initiated to maintain profitability. Mobile Z, on the other hand, is currently doing well since it's targeted at the more niche segment of the customer. Wireless is able to charge premium price for Mobile Z. The latest news in the industry of personal devices like mobile, laptop, etc. is use of the artificial intelligence and augmented reality to enhance user experience. The technical staff at Wireless feels that this could be the next new frontier that could really change the way we use our device, most of the which could even go redundant. अब इसमें से हमको 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहले आपको जब भी केस हिस्ट्री पढ़ने से पहले जो हमने गलती इसमें करी है, हमको आगे से वो गलती नहीं करनी है। पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखना है, क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन देखने के बाद आपको सीधा नीचे आ जाना है कि पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लो, रिक्वायरमेंट क्या है। वो उसमें पूछ रहा है आइडेंटिफाई द स्ट्रेटजी दैट वायरलेस यूजिंग फॉर मोबाइल ए और मोबाइल जेड। वो मोबाइल ए और मोबाइल जेड के लिए क्या स्ट्रेटजी लगा रहा है। हमने स्ट्रेटजी देखी थी लो कॉस्ट एडवांटेज, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, हमने ये दो देखी थी। हाँ, ये रहा लो कॉस्ट एडवांटेज और डिफरेंशिएशन एडवांटेज। ये हमने 2 स्ट्रेटजी देखी थी जिसके बेसिस पे ये 2 स्ट्रेटजी पूछा कि मोबाइल ए पे कौन सी लग रही है और मोबाइल जेड पे कौन सी लग रही है। अब ये पूछ रहा है कि इन वाली स्ट्रेटजी में रिस्क क्या है। देखो, एक ए है और एक जेड है। ए आपका लो कॉस्ट एडवांटेज लेके बैठा हुआ है और ये डिफरेंशिएशन एडवांटेज लेके बैठा हुआ है। कल को क्या होगा कि अगर लो कॉस्ट रिस्क इसके डिफरेंशिएशन एडवांटेज, हम पहले डिफरेंशिएशन वाले के संग देखते हैं डिफरेंशिएशन एडवांटेज के संग क्या होगा। डिफरेंशिएशन एडवांटेज के संग ये होगा कि भाई आपने आज सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करा हुआ है। कल को क्या पता कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके कोई आपका कॉम्पिटिटर सेम वो लगा ले, क्या उससे क्या होगा, आपकी मार्केट तो ख़त्म हो जाएगी। आपकी मार्केट में फिर से कंपटीशन आ जाएगा। आपने कंपटीशन ख़त्म करने के लिए पैसा लगाया, आपने रिसर्च करी, आपने R&D में अपने पैसे लगाए, आपने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करा। उसके क्या हुआ, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करा के आपके कॉम्पिटिटर ने सेम प्रोडक्ट बना दिया। क्या मार्केट में कंपटीशन में स्टैंड कर पाओगे? नहीं। तो आपको क्या क्या ऐसा करना पड़ेगा कि आप उस रिस्क से ख़त्म कर पाओ। आप उसको पेटेंट करा लो, और क्या कर सकते हो, आप उस पर रेगुलरली अपडेट करते जाओ जिससे कि कॉम्पिटिटर उतना कर ही नहीं पाए। तो 2 ही चीज़ें, आप उसको पेटेंट करा लो या फिर उस पर रेगुलर अपडेट करा लो। लो कॉस्ट एडवांटेज के संग क्या है आपका, वो है कि लो कॉस्ट एडवांटेज में आपकी क्या दिक्कत है, आप इसमें ये देख रहे हो कि क्या कहते हैं, आपका कॉम्पिटिटर भी प्राइस घटाया जा रहा है, आप भी प्राइस घटाए जा रहे हो, फिर वो और घटाता है, आप भी घटाते हो। उसमें क्या होगा कि जो भी अनप्रॉफिटेबल जो भी मार्केट में सेलर होंगे ना, वो भी चले जाएंगे। सिर्फ और ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन हो जाएगा कि मार्केट में कुछ ही प्लेयर रहेगा और वो भी उनके बीच में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आप लो कॉस्ट एडवांटेज की जो स्ट्रेटजी आपने लगाई हुई है, आप उसको कैसे कर सकते हो। आपने डिफरेंशिएशन वाले पे जो पैसा खर्च करा है, आप उसकी टेक्नोलॉजी को केटर करो किस पे, मोबाइल ए पे। उसकी टेक्नोलॉजी को लेके आओ इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करना है। आपको करना है कि आपने जेड पे तो कर लिया, आप उसी का उठा के इस पे लेके आओ।
तो इससे क्या होगा कि मार्केट में कस्टमर को इन्हांस प्रोडक्ट मिलेगा, कम कॉस्ट पे इन्हांस प्रोडक्ट मिलेगा और आपकी मार्केट में ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये हाँ, ये जो तीसरा क्वेश्चन है, एडवाइस वायरलेस टू सस्टेन इट्स करेंट स्ट्रेटजी फॉर मोबाइल ए। मोबाइल ए को आप सस्टेन करने के लिए कैसे कर सकते हो? मोबाइल ए को आपको सस्टेन करना है, बचाना है, कैसे करोगे? आपका कस्टमर, आप भी प्राइस घटाए जा रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर भी प्राइस घटाया जा रहा है, आप भी घटाए जा रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर भी। तो आपको क्या करना है, जो आपने डिफ्रेंशिएशन स्ट्रेटजी इस पर लगाई हुई है ना, इस पर आपने R&D पर खर्चा करा हुआ है, तो इसके R&D का जो 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 बेनिफिट है ना, वो उठा के यहाँ पे अप्लाई करते जाओ, क्योंकि आपकी कॉस्ट तो इनकर हो चुकी है, आपकी फिक्स कॉस्ट है, आपकी सम कॉस्ट है, आपको मतलब ही नहीं है, ठीक है ना? आप यहाँ तो बेनिफिट ले ही रहे हो, प्लस आप उसको लीवरेज करो। हमने वहाँ पे पढ़ा था ना, लीवरेज द, ये वाला जो हमने लाइन पढ़ी थी, याद करो, ये रहा, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ ये लीवरेज वाली थी ना, ये तो कोर कॉम्पिटेंसी वाली है। लीवरेज मतलब होता है कि आप एक पे से उठा के दूसरे पे लेके आओ, वो कोर कॉम्पिटेंसी वाला है, वो इसका नहीं था, सॉरी। तो आप ना, आपने यहाँ पे जो R&D करी है उसको लीवरेज करके लेके आओ ए पे। इससे आपको क्या मिलेगा, आपको प्रोडक्ट इन्हांस हो जाएगा, कंपटीशन से बिल्कुल ही अलग हटके कस्टमर आपके प्रोडक्ट को अडॉप्ट करेंगे और आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। तो ये आपकी स्ट्रेटजी रहेगी। आप इसका एक बार आंसर पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये जो इसका आंसर था वो मैंने पूरा बता दिया। नाउ तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि वैल्यू चेन एनालिसिस करनी है हमको। इसकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें सीधे सीधे ये दे रखा है कि भाई डिस्कस 3 प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ वैल्यू चेन थ्रू विच एक्स कैन मिनिमाइज गैप इफ एनी। 3 ऐसी प्राइमरी एक्टिविटीज बता दो जिसके थ्रू एक्स जो है ना वो अपने गैप को मिनिमाइज कर दे। अब गैप क्या है इसमें मैं बताता हूँ। इसमें आगे की कॉन्सेप्ट का यहाँ पे उठा के दे दिया है। इसमें दे दिया टारगेट कॉस्ट वाली बात कि भाई अभी आपका प्रोडक्ट A B C XYZ मटेरियल से बनता है, उसकी टोटल कॉस्ट आती है 500 रुपये, पर आपने टारगेट कर दिया 450 रुपये, तो आपका ये गैप आ गया 50 रुपये का। तो आप इस गैप को ख़त्म करना है, आपको मिनिमाइज़ करना है, आपको ख़त्म करना है। तो कैसे करोगे कि आप अपनी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ फाइंड करो, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ फाइंड करो। तो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ जब आप फाइंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ कॉस्ट उस पर लग रही है, कुछ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ पे कॉस्ट को कम करो, तो आपकी वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ की कॉस्ट रह जाएगी, जिससे कि आपको क्या मिलेगा, आपका गैप ख़त्म हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। तो इसमें ये चीज़ पूछी गई है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्स जो है ना लीडिंग टॉय मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, हैविंग कमेंस इट्स कमर्शियल ऑपरेशन इन द ईयर 1990 में उसने काम चालू कर दिया था। फर्म हैज़ अ स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया। इट सेल्स टॉय थ्रू रिटेल आउटलेट्स एंड द फर्म वेबसाइट। फर्म की वेबसाइट से और रिटेल आउटलेट से वो बेचता है। X has been pioneering the concept of quality and safety in toys and has been instrumental in raising the quality standards of toys in the Indian market. X का मिशन क्या है? X का मिशन है, X mission is to influence parents to spend on toy that enables every child to grow with quality toy that contributes to his/her wholesome development. एक्स प्रोक्योर कर रहा है मटेरियल फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिफरेंट सप्लायर्स। पूरी कहानी दे रखी है, पूरी कहानी दे रखी है, इसका कोई मतलब नहीं है, पूरी कहानी दे रखी है। ऑल द परचेज मटेरियल आर डिस्पैच टू इट्स वेयर हाउस लोकेटेड, ये इंपॉर्टेंट है, इससे पहले के ऊपर की सारी कहानी है। वेयर हाउस लोकेटेड एट इट्स फैक्ट्री एंड आर हेल्ड देयर अनलेस दे आर मूव टू प्रोडक्शन। After production is completed, finished toys are moved to X retail outlets by its own vehicle. Every week, each week, the vehicle follow the same time schedule regardless of the weight they are carrying. Finished toys that are sold through X website are dispatched to its distribution center. X has recently got the contract to manufacture TYZ, a mini cartoon based on a character famous international animated film. X has not been given any target price, hence is free to set selling target price of TYZ. However, must pay a royalty of 10% of the selling price to the film director. उसको royalty भी देनी है।
जो भी प्राइस सेट करेगा उसका 10%। एक्स इज ऑल्सो प्लानिंग टू सेल टॉयज टू इट्स रिटेल आउटलेट, वो रिटेल आउटलेट से भी बेचना चाहता है TYZ को। एक्स ने डिसाइड करा टू फॉलो अ टारगेट कॉस्टिंग टेक्निक, टारगेट कॉस्टिंग आगे का टॉपिक है। TYZ मार्केटिंग मैनेजर हैज डिटरमाइंड द सेलिंग प्राइस टू अराउंड 1750 पर TYZ। एक्स नीड अ मार्जिन ऑफ 26% सेलिंग प्राइस TYZ। फॉलो द एस्टिमेटेड कॉस्ट TYZ पर रेफर एनेक्सर। देखो उसने 1750 का प्राइस रख दिया। मैं इसके आंसर में सीधा इसका आंसर का जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो लेके जाता हूँ। उसने 1750 रख दिया, उसको 10% रॉयल्टी भी देनी है सेलिंग प्राइस की डायरेक्टर को, उसको 26% प्रॉफिट चाहिए। तो यानी कि उसकी टोटल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, उसकी कॉस्ट ये होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट में वो जब ये जोड़ेगा तभी तो उसका सेलिंग प्राइस आएगा। द ने अब नाउ इसमें क्या दे रखा है कि उसमें मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है, मटेरियल सी लगेगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट पर TYZ, मटेरियल सी लगेगा, डी लगेगा और अदर मटेरियल भी लगेगा। अदर मटेरियल क्या लगेगा, लेबर लगेगी इतने रुपए की, ये लगेगा, ये लगेगा। तो ये सारी पहले उसने कॉस्ट लगा दी, दिस कॉस्ट दिस कॉस्ट दिस कॉस्ट दिस कॉस्ट दिस कॉस्ट दिस कॉस्ट। ये जो कॉस्ट कैसे आई मैं बताता हूँ। ये कॉस्ट आपकी आई है कि इसमें ये बोल रहा है कि TYZ को ना 0.7 kg ऑफ अदर मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे ये बोल रहा है ना अदर मटेरियल, सी नोट बिलो, अदर मटेरियल की 0.7 kg की रिक्वायरमेंट है और दीज अदर मटेरियल आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम अ सप्लायर एट कॉस्ट ऑफ 280 पर kg, 280 रुपये पर किलो से आता है। एंड अराउंड 5% ऑफ ऑल परचेज मटेरियल आर फाउंड टू बी डाउनग्रेडेड। 5% जो मटेरियल है ना वो डाउनग्रेडेड हो जाता है, मतलब डाउनग्रेडेड ही आता है। तो इट मीन्स आपको 0.7 kg नहीं चाहिए होगा, 0.7 kg नहीं चाहिए होगा, आपको 0.7 kg से ज़्यादा चाहिए होगा। आपको अगर 100% अगर आपको मटेरियल एक्यूरेट होता तो आप 0.7 kg लेते, लेकिन 5% डाउनग्रेडेड है तो आपको इससे ज़्यादा लेना है। तो इट मीन्स आपको 5% ज़्यादा है ना, तो आप ये मानोगे कि आपका 0.7 जो है ना वो 95% है, 0.7 kg आपका 95% है। तो आपको 100% कितना लेना है, 0.70, 0.95, इतना इतना kg आपको मटेरियल लेना है। इसमें भी इसने यही करा हुआ है, 0.7 kg डिवाइडेड बाई 0.95 इंटू 280, तो आपको इतने का ये मटेरियल आ गया। इससे क्या होगी, आपकी टोटल कॉस्ट निकलेगी 78.22। वो आपने कॉस्ट लगाई थी आपकी 1120 आनी चाहिए, आपकी आ रही है 1198, आपका 78.22 का गैप आ गया। अब इस गैप को ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम ऐसी क्या करें कि हमारी ये गैप ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे उसने पहले पूरा बता दिया था कि आप ना माल ख़रीदते हो और उसको अपनी वेयर हाउस में डाल देते हो जो आपकी फैक्ट्री पे लोकेटेड है, और वो तब तक ही पड़ा रहता है जब तक वो प्रोडक्शन तक जाता नहीं है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, आप जस्ट इन टाइम स्ट्रेटजी लगाओगे, शिफ्टिंग टू जस्ट इन टाइम टेक्निक। आप बस नाम याद रख लो, अगर आप इतना पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाए ना कि जस्ट इन टाइम क्या होता है। उसने बोला था ना कि 3 आपको प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे काम करना है, तो 3 आपकी पहली थी कि वो इनबाउंड में कि जस्ट इन टाइम पे शिफ्ट हो जाओ। कि आप जस्ट इन टाइम का मतलब होता है कि जब आपको ज़रूरत पड़े ना, जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप मटेरियल मंगाओ। आप अनलेस अपने पास मटेरियल का स्टॉक लेके मत चलो, जैसे ही आपको नीड पड़े अब तभी उस मटेरियल को मंगाओ, अपने पास लेके मत चलो। इससे आपको क्या होगा, आपकी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट यानी कि जो आप मटेरियल को स्टोर कर रहे हो उसकी कॉस्ट बचेगी, ठीक है ना। और सीधा आपके वेयर हाउस से लेके प्रोडक्शन फ्लोर तक जाता है तो उसमें भी कॉस्ट लगती है, रिसोर्सेज लगते हैं, तो वो भी बचेंगे। सीधा आपके जब जब आपको ज़रूरत है आप ऑर्डर करो, ऑर्डर करते ही आपके सीधा जहाँ पे आपको माल चाहिए ना, जिस मशीन पे आपको माल चाहिए वहाँ पे माल आएगा। तो अब जस्ट इन टाइम पे शिफ्ट हो जाओ। आउटबाउंड में उसने बोल दिया कि आप EDI सिस्टम को इम्प्लीमेंट करो। EDI सिस्टम हो गया आपका मतलब that will help to improve warehousing and logistics by automatically tracking inbound shipment as well as outbound product. Adopting EDI X can not only improve process but also streamline inventory management across many channels. However, it will require setup time, learning curve to implement the same. EDI मतलब आप IT सिस्टम को अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए लगाओ कि कितनी रिक्वायरमेंट है, कब रिक्वायरमेंट है, किसको कितना डिस्पैच करना है, कब डिस्पैच करना है।
तो आप आउटबाउंड में ये कर सकते हो। उसके बाद उसने मार्केटिंग एंड सेल्स में बताया, तो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है, इनबाउंड, ऑपरेशन, आउटबाउंड, मार्केटिंग, सेल्स एंड आफ्टर सर्विस। तो इनबाउंड में बता दिया, ऑपरेशन में कुछ है ही नहीं है, आउटबाउंड में बता दिया, सर्विस की कोई बात ही नहीं आएगी, उसमें कोई डिफेक्ट वगैरह है। तो मार्केटिंग सेल्स की बात आ गई कि मार्केटिंग सेल्स में क्या है कि आप सेल्स जो कर रहे हो ना वेबसाइट से कर रहे हो, तो आप क्या करो, इंटरनेशनल कस्टमर को भी अट्रैक्ट करो। और ये साथ साथ ये भी कह रहा है कि ओवरऑल एक्स में क्रिएट अ कॉस्ट एडवांटेज बाई रीकन्फ्यूगरिंग, रीकन्फ्यूगर करो आप किसको, अपनी पूरी वैल्यू चेन को। रीकन्फ्यूगरेशन मीन्स स्ट्रक्चरल चेंज सच अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और अ डिफरेंट सेल्स अप्रोच एज अ डिस्कस अबव। देखो, आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ जाए आप इसको करना। अगर आपको सेकंड क्वेश्चन नहीं समझ में आए ना, हमारे चैप्टर नंबर 2 में जस्ट इन टाइम आ रहा है, जस्ट इन टाइम के बेसिस पे पूरा क्वेश्चन ड्राफ्ट है, हम तब इसको कवर कर लेंगे। हम इस क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे जब हम जस्ट इन टाइम को पढ़े लेंगे पूरा, तब हम इस क्वेश्चन पे 100% दोबारा आएंगे। और जो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जो केस स्टडी है ना, वो केस स्टडी पे डेफर कर रहा हूँ। रीज़न, क्योंकि केस स्टडी में भी आगे के टॉपिक जुड़े हुए हैं। केस स्टडी में परफॉर्मेंस पिरामिड भी जुड़ा हुआ है, आपका सिक्स सिग्मा भी जुड़ा हुआ है, तो केस स्टडीज़ को भी हम आगे करते हैं। तो अभी आपका एक क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट हो सकता था वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाला हो सकता था, और दूसरा वैल्यू चेन एनालिसिस ये वाला हो सकता था। आपको अगर ये इसकी क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर समझ में आ जाए, वेल एंड गुड। नहीं आता है, जब हम टारगेट कॉस्टिंग करेंगे तब भी हम इस क्वेश्चन पे आएंगे, और जब हम जस्ट इन टाइम करेंगे तब भी इस क्वेश्चन पे आएंगे, तब हम इसको पूरा अच्छे से समझेंगे। तो इसके साथ आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर का हम एक रिवीजन वीडियो बनाएंगे जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इसका एक रिवीजन वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट जो होगा हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 2 को हम 3 क्लासेस में कवर करेंगे। 3 क्लासेस में कवर करेंगे, क्लास नंबर 4, क्लास नंबर 5, क्लास नंबर 6, देन 7 और 8 जो होगी हमारी क्वेश्चंस वाली क्लास होगी। हम उसमें कवर करेंगे अपना पूरे क्वेश्चंस को। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और जो भी हमारी क्लासेस डिले हुई उसके लिए सॉरी। आपको रेगुलर अब आपको डेली एक क्लास मिलेगी। आपको मेरे साथ साथ खुद भी एफर्ट डालने पड़ेंगे। मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आपको खुद एक बार फिर स्टडी मैट को एक बार क्विक रीड करना पड़ेगा हैंड टू हैंड। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस है, क्या इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस है, क्या डिफरेंशिएशन एनालिसिस है। तो आपको ना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा खुद से भी। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ, आपको खुद उसको डाइजेस्ट करना है खुद। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, ये किससे लिंक करता है, क्यों लिंक करता है। आपको एक बार खुद से उसको रीड करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में, बाय।